अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम तथा कॉलिजन के कॉन्सेप्ट का यूज करके कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। क्लियर है? ठीक। तो हम लोग यहाँ पे पहला एग्जांपल लेते हैं, जिस एग्जांपल में बोला गया है कि ए यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास कैपिटल एम एंड लेंथ कैपिटल एल कैन रोटेट फ्रीली ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन अबाउट ए वर्टिकल एक्सिस हिंज्ड एट पॉइंट एच। ए पॉइंट मास हैविंग मास 2m coming with initial speed u perpendicular to the rod strikes the rod inelastically at the free end. Find out the angular velocity of the rod just after collision. क्लियर है? ठीक। तो प्रॉब्लम में कुछ इस तरीके से बोला गया है कि यह हमारे पास एक यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास कैपिटल एम है और लेंथ कैपिटल एल है। क्लियर है? और यह बोला गया कि यह जो रॉड है, यह रॉड स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा गया है। क्लियर है? इस रॉड को एक ऐसे प्लेन में रखे हैं जो प्लेन फ्रिक्शनलेस है, स्मूथ है एकदम, यानी कि इस रॉड और सरफेस के बीच में, हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में किसी भी तरह का कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर है? ठीक। और यह बोला गया है कि इस रॉड का यह जो इंड है, इस इंड को किसी वर्टिकल एक्सिस से हिंज कर दिया गया है। क्लियर है? इस इंड को किसी वर्टिकल एक्सिस से हिंज कर दिया गया है। क्लियर है? यानी कि एक्सिस वैसा लिया गया है जो एक्सिस इस रॉड जिस प्लेन में रखा गया है उस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। रॉड के इस इंड को क्या बोल दिया गया? एच बोल दिया गया है। क्लियर है? ठीक। और हमसे यह बोला गया है कि इसी प्लेन में, रॉड जिस प्लेन में है उसी प्लेन में एक पार्टिकल है। उसी प्लेन में क्या है? पार्टिकल है। और उस पार्टिकल का मास 2m है और स्पीड कितना है? कांस्टेंट स्पीड u है। क्लियर है? और यह पार्टिकल इस रॉड के लेंथ के परपेंडिकुलर मूव करता हुआ आता है और यहाँ पे रॉड से टकरा जाता है। और यहाँ पे जब टकराता है वह कॉलिजन जो है, वह कॉलिजन क्या है? इन इलास्टिक कॉलिजन। तो हमसे यह पूछा गया है, जैसे ही यह पार्टिकल रॉड के इस इंड से टकराता है वैसे ही इस रॉड के पास इस एक्सिस के अबाउट एक एंगुलर वेलोसिटी जनरेट हो जाता है। क्लियर है? तो इस पार्टिकल के इस रॉड के इस इंड से टकराने के जस्ट आफ्टर इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा उसे ही हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। क्लियर है? ठीक। यह काफी सिंपलेस्ट एग्जांपल है, लेकिन इसको हम लोग काफी विस्तृत ढंग से पढ़ेंगे ताकि मेरा एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। क्लियर? ठीक। तो जैसे ही हमें इस तरीके के प्रॉब्लम मिल जाए और हमें सॉल्व करने के लिए बोल दिया जाए तो सबसे पहले हम लोग एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम बना देंगे। क्लियर है? तो अब यह प्रश्न आता है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम हम लोग बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो मान लेंगे कि यह जो रॉड है, यह रॉड मेरा इस, आप कॉपी पर लिख रहे हैं तो कॉपी के प्लेन में रॉड को मान लीजिएगा। क्लियर है? हम इस स्क्रीन पे लिख रहे हैं तो हमने इस रॉड को इस स्क्रीन के प्लेन में मान लिया। क्लियर है? और इस स्क्रीन के प्लेन को हम लोग XY प्लेन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? XY प्लेन बोल देते हैं। तो आप अपने कॉपी के प्लेन को क्या मान लीजिएगा? XY प्लेन में मान लीजिएगा। क्लियर है? ठीक। तो सबसे पहले एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को दर्शा दीजिएगा, और दर्शाने का भी एक खास टेक्निक है, उस टेक्निक के अनुसार दर्शाइएगा ताकि प्रॉब्लम आपको एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। एक्स एक्सिस को इस हिंज पॉइंट से रॉड के लेंथ के लॉन्ग दर्शाइएगा कुछ इस तरीके से। क्लियर है? ठीक। और वाई एक्सिस को इस हिंज पॉइंट से रॉड इस एक्स एक्सिस पर परपेंडिकुलरली, यानी कि इस स्क्रीन बोर्ड पे ही, इस स्क्रीन पे ही, मेरा जो यह स्क्रीन है इस स्क्रीन पे ही दर्शाइएगा। आप क्या कीजिएगा? कॉपी पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दर्शा लीजिएगा। क्लियर है? ठीक। तो यह मेरा कौन सा एक्सिस हो जाएगा? एक्स एक्सिस हो जाएगा। और यह मेरा कौन सा एक्सिस हो जाएगा? वाई एक्सिस हो जाएगा। क्लियर है? ठीक। तो मेरा जो तीसरा एक्सिस होगा वह तीसरा एक्सिस क्या होता है? जेड एक्सिस होता है। तो जेड एक्सिस क्या होगा? ये जेड एक्सिस होगा। क्लियर है? यानी कि जेड एक्सिस जो होगा वह क्या होगा? इस स्क्रीन पर परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? ठीक। तो मेरा जो एक्सिस दिया गया है, जो वर्टिकल एक्सिस दिया गया, वह वर्टिकल एक्सिस हम लोग किस एक्सिस के लॉन्ग मान लेंगे? जेड एक्सिस के लॉन्ग मान लेंगे। क्लियर? ठीक। बस अब मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ठीक। तो इस तरीके से हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम फिट कर देंगे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। क्लियर? अब हम लोग एट द टाइम ऑफ कॉलिजन, एट द टाइम ऑफ कॉलिजन हम लोग रॉड को और पार्टिकल को एक सिस्टम कंसीडर कर लेंगे और उस सिस्टम पे लगने वाले टोटल फोर्स को हम लोग देखेंगे। क्लियर है? ठीक। तो एक और डायग्राम हम बना लेते हैं यहाँ पे।
ये हमारा रॉड है, क्लियर है, ठीक। और जिस इंस्टेंट पे यह जो पार्टिकल है, यह पार्टिकल यहाँ पे टकराएगा, यहाँ पे टकराएगा, तो टकराने के बाद यह क्या हो जाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन है तो चिपक जाएगा, क्लियर है, ठीक। तो जिस इंस्टेंट पे टकरा रहा होगा उस इंस्टेंट पे क्या हाल होगा, रॉड इस पार्टिकल पर परपेंडिकुलरली इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, क्लियर है, ठीक। और यह फोर्स किस एक्सिस के पैरेलल होगा, देखो निगेटिव वाई एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा फोर्स। इस फोर्स को हम लोग बोल देते हैं एफ, क्लियर है, ठीक। ठीक इतना ही फोर्स यह पार्टिकल इस रॉड पर लगाएगा परपेंडिकुलर पॉजिटिव वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, क्लियर है, ठीक, ठीक है। तो यह हम कह सकते हैं कि रॉड द्वारा इस पार्टिकल पे लगाया जाने वाला फोर्स या पार्टिकल के द्वारा इस रॉड पे लगाया जाने वाला फोर्स दोनों इक्वल होंगे और अपोजिट होंगे, यानी कि किस पेयर के रूप में होंगे, एक्शन रिएक्शन पेयर के रूप में होंगे, क्लियर है। कब, जब इस रॉड को और इस पार्टिकल को हम एक सिस्टम के रूप में कंसीडर कर ले रहे हैं तब, क्लियर है। एट द टाइम ऑफ कॉलिजन क्या होंगे, रॉड द्वारा पार्टिकल पे लगाए जाने वाला फोर्स या पार्टिकल के द्वारा रॉड पे लगाया जाने वाला फोर्स क्या होगा, एक्शन रिएक्शन पेयर के रूप में होगा। और कौन सा फोर्स लगेगा, रॉड है, यह रॉड किसी न किसी सरफेस पे रखा गया होगा, तो उस सरफेस के द्वारा इस रॉड पर एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगाया जा रहा होगा, क्लियर है, ठीक। जबकि रॉड के द्वारा भी उस सरफेस पर कॉन्टैक्ट फोर्स लगाया जा रहा होगा, क्लियर है। यानी कि सरफेस के द्वारा रॉड पर लगाया जाने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स और रॉड के द्वारा सरफेस पर लगाया जाने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, क्लियर है। यानी कि ये दोनों भी, यानी कि रॉड के द्वारा, यानी कि सरफेस के द्वारा रॉड पे लगाया जाने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स, जबकि रॉड के द्वारा सरफेस पे लगाया जाने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स भी एक्शन रिएक्शन पेयर के रूप में होंगे, क्लियर है, ठीक। और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा, इस रॉड का वेट लग रहा होगा, क्लियर है। और रॉड का वेट कैसे लगेगा, रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर होगा, क्लियर है। और वह परपेंडिकुलर भी किधर, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, क्लियर है, ठीक। तो जो वेट होगा रॉड का जो वेट होगा वह वेट किस एक्सिस के पैरेलल होगा, सोचो ध्यान से। यह रॉड हमने किस प्लेन में माना, एक्स वाई प्लेन में माना, कुछ इस तरीके से, या मेरा कलम देख रहे होइएगा, कलम मेरा एक्स वाई प्लेन में है, क्लियर है। तो वेट क्या लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कलम पर नीचे की ओर लगेगा। और मेरा जो जेड एक्सिस है वह क्या है, इस कलम के लेंथ पर परपेंडिकुलर है, यानी कि जो वेट होगा वह वेट किसके पैरेलल हो जाएगा, जेड एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, क्लियर है। तो रॉड का जो वेट होगा वह वेट किस एक्सिस के पैरेलल हो गया, जेड एक्सिस के पैरेलल हो गया। वेट को यदि हम लोग डब्लू बोल दे तो डब्लू बराबर क्या होता है, रॉड का मास एम है तो एम जी की इक्वल होता है, तो डब्लू जो होगा वह क्या हो जाएगा, एम जी की इक्वल होगा। और यह जो एम जी होगा वह एम जी किस एक्सिस के पैरेलल होगा, इस जेड एक्सिस के पैरेलल होगा, क्लियर है, ठीक। और इसका अतिरिक्त और कौन सा फोर्स लग रहा होगा, एक फोर्स लग रहा होगा यहाँ पे हमने क्या किया, एक्सिस इस रॉड को हिंज किया है, तो यहाँ पे एक हिंज फोर्स लग रहा होगा। और हिंज फोर्स का हम डायरेक्शन नहीं जानते हैं, हिंज फोर्स को हम लोग एफ एच बोल देते हैं, तो यह एफ एच किसी न किसी डायरेक्शन में लग रहा होगा, क्लियर है। इस फोर्स का यदि हम लोग कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एक कंपोनेंट हमें क्या मिलेगा, रॉड के लेंथ, ठीक है, रॉड के लेंथ के एलोंग मिल जाएगा, कुछ इस डायरेक्शन में मिल जाएगा, क्लियर है। इसका एक जो कंपोनेंट होगा वह इस रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर होगा, क्लियर है, ठीक। हो सकता है कि वह वाई एक्सिस के पैरेलल हो या हो सकता है कि वह जेड एक्सिस के पैरेलल हो, यह हमें ज्ञात नहीं है, यह हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन इतना निश्चित है कि इस एफ एच का एक कंपोनेंट क्या होगा, इस रॉड के लेंथ के पैरेलल होगा, क्लियर। तो जब हम लोग इस पार्टिकल को और इस रॉड को एक सिस्टम के रूप में कंसीडर कर लेंगे तो इस, यानी कि हम लोग फोर्सेस को एक्स वाई प्लेन में देखें तो एक्स वाई प्लेन में जो फोर्सेस लगेगा वह यह दोनों फोर्स होगा, यह दोनों फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर के रूप में है, तो इन दोनों फोर्सेस का नेट इफेक्ट इस रॉड पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्लियर, ठीक। और दूसरा फोर्स को क्या होगा, सरफेस के द्वारा रॉड पर लगाया जाने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स या रॉड के द्वारा सरफेस पे लगाया जाने वाला कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, वे कॉन्टैक्ट फोर्स भी एक्शन रिएक्शन पेयर के रूप में होंगे, उनका भी इफेक्ट इस एक्स वाई प्लेन में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्लियर है, ठीक। रॉड का यह जो वेट एम जी होगा, यह वेट क्या होगा, रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर होगा, क्लियर है। यानी कि रॉड किस प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में है, यानी कि एक्स वाई प्लेन पर यह एम जी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो हम कह सकते हैं कि एम जी का इस एक्स वाई प्लेन में जो कॉम्पोनेंट होगा वह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्लियर है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस एम जी का इस रॉड पर इस एक्स वाई प्लेन में कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्लियर है, ठीक। जबकि इस एफ एच का, यानी कि इस रॉड पर लगने वाले हिंज फोर्स का जो एक कंपोनेंट हमें क्या मिलेगा, रॉड के लेंथ के एलोंग मिलेगा, क्लियर है, ठीक। यह कंपोनेंट बैलेंस नहीं हो रहा है,
तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि जब हम लोग इस रॉड को और इस पार्टिकल को एक सिस्टम के रूप में कंसीडर कर ले रहे हैं, तो इस सिस्टम पर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में लगने वाला जो नेट एक्सटर्नल फोर्स है, वह नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जीरो नहीं है। नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि इस हिंज फोर्स का इस रॉड के लेंथ के एलोंग जो है कंपोनेंट, यह कंपोनेंट बैलेंस नहीं हो पा रहा है। क्लियर है? ठीक। तो इस रॉड के और इस पार्टिकल का यह जो सिस्टम है, इस सिस्टम पर एट द टाइम ऑफ कॉलिजन के इंस्टेंट पे इस XY प्लेन में लगने वाला जो सिस्टम पे लगने वाला नेट एक्सटर्नल फोर्स जो है वह जीरो नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं है तो लीनियर मोमेंटम जो होगा वह कंजर्व नहीं होगा, यानी कि कांस्टेंट नहीं रहेगा। क्लियर है? ठीक। तो पहला पॉइंट हम लोग यह समझ लिए कि जब रॉड को और इस पार्टिकल को एक सिस्टम मान लेंगे तो इस सिस्टम पर एट द टाइम ऑफ कॉलिजन लीनियर मोमेंटम जो होगा वह लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समझ में आ गया होगा। क्लियर? ठीक। अब हम लोग इस रॉड के और इस पार्टिकल का यह जो कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन पर एट द टाइम ऑफ कॉलिजन किसी एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे भी देख लेते हैं। क्लियर है? ठीक। तो हम लोग एक एक्सिस चूज करते हैं, जो मेरा गिवन एक्सिस है उसी को चूज करते हैं। या मेरा गिवन एक्सिस है, तो मेरा जो गिवन एक्सिस है वह इस रॉड के इस इंच से होकर गुजर रहा है। क्लियर है? और यह जो गिवन एक्सिस है वह जेड एक्सिस के अलोंग है। क्लियर है? ठीक। तो इस एक्सिस के अबाउट जब हम देखेंगे तो इस एक्सिस के अबाउट इस हिंज फोर्स का जो टॉर्क होगा वह तो जीरो हो जाएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि हिंज फोर्स जो है वह हिंज फोर्स कहाँ से होकर गुजर रहा है? इस एक्सिस से ही होकर गुजर रहा है। क्लियर है? तो गिवन एक्सिस के अबाउट हिंज फोर्स का टॉर्क जीरो हो गया। क्लियर? ठीक। इस वेट का देखते हैं। यह जो वेट है, यह वेट क्या होगा? वेट जो होगा वह इस जेड एक्सिस के इस पॉइंट से गुजरने वाले एक्सिस के पैरेलल ही होगा। क्लियर है? तो इस वेट का भी इस गिवन एक्सिस के अबाउट टॉर्क क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर? ठीक। अब हम लोग देखते हैं कॉलिजन के समय इस पार्टिकल और इस रॉड के बीच में जो फोर्सेस लग रहे होंगे वही फोर्सेस के कौन से फोर्सेस होंगे? इंटरनल फोर्सेस होंगे। क्लियर है? तो हम कह सकते इंटरनल फोर्स का क्या है? पार्ट है। तो इस गिवन एक्सिस के अबाउट इस इंटरनल फोर्सेस का जो टॉर्क होगा वह भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। क्लियर? ठीक। और कौन सा फोर्स लग रहा है? एक फोर्स लग रहा होगा इस रॉड और इस सरफेस के बीच में जो कॉन्टैक्ट फोर्सेस है वह कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा, यानी कि रॉड और सरफेस के बीच में लगने वाला जो भी कॉन्टैक्ट फोर्स है वह कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा? इंटरनल फोर्स की तरह बिहेव करेंगे। और एक्सिस के अबाउट, इस गिवन एक्सिस के अबाउट इंटरनल फोर्सेस का जो टॉर्क होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। क्लियर है? तो हम कह सकते हैं कि रॉड और सरफेस के बीच में जो भी कॉन्टैक्ट फोर्स है उनका भी टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस गिवन एक्सिस के अबाउट इस रॉड और इस पार्टिकल का ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम पर एट द टाइम ऑफ कॉलिजन टॉर्क क्या है? जीरो है। क्लियर है? ठीक। तो एट द टाइम ऑफ कॉलिजन हम लोग क्या लिख सकते हैं? टॉर्क यानी कि एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन दी सिस्टम, यानी कि रॉड और पार्टिकल का ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम पर लगने वाला जो एक्सटर्नल टॉर्क है वो हमें क्या मिल गया? जीरो मिल गया। जब टॉर्क जीरो मिल गया तो हम कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम जो होगा सिस्टम का इस गिवन एक्सिस के अबाउट, किस एक्सिस के अबाउट टॉर्क हमें जीरो मिला? इस एक्सिस के अबाउट टॉर्क जीरो मिला है। यानी कि गिवन एक्सिस के अबाउट जो टॉर्क हमें मिला है वो क्या मिला है? जीरो मिला है। तो हम कह सकते हैं इस गिवन एक्सिस के अबाउट इस सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा। क्लियर है? ठीक। यानी कि एल आई वेक्टर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं? एल एफ वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है? ठीक। तो इसलिए कह सकते हैं कि एट द टाइम ऑफ कॉलिजन इस एक्सिस के अबाउट इस रॉड और इस पार्टिकल का ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। क्लियर? ठीक। तो हमने यह दूसरा पॉइंट भी समझ लिया। ठीक। तो कॉलिजन का नेचर हमारे पास कैसा दिया गया है? कॉलिजन का जो नेचर दिया गया है वो परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन है। जब परफेक्टली इनइलास्टिक कॉलिजन होता है तो ई का वैल्यू क्या होता है? जीरो होता है। और काइनेटिक एनर्जी जो होता है वह काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व नहीं, कांस्टेंट नहीं होता है। यानी कि टक्कर के जस्ट बिफोर का काइनेटिक एनर्जी और टक्कर के बाद का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वह इक्वल नहीं होगा। क्लियर है? ठीक। तो यह भी आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। क्लियर है? इस तरीके से जब कभी भी किसी रॉड का किसी पार्टिकल के साथ कॉलिजन होगा और हमें प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बोल दिया जाए तो हम लोग देख लेंगे कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड है कि नहीं है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में हम लोग देख लेंगे कि एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड है कि नहीं है, अगर है तो किस एक्सिस के अबाउट कंजर्व्ड है,
और तीसरा हम लोग तीसरे पॉइंट पर हम लोग यह देख लेंगे कि कॉलिजन के जस्ट बिफोर काइनेटिक एनर्जी और जस्ट आफ्टर काइनेटिक एनर्जी इक्वल है कि नहीं है, वह डिपेंड करेगा कॉलिजन का नेचर कैसा है। क्लियर है। लेकिन जनरली जब रॉड किसी पॉइंट के अबाउट क्या होगा, वर्टिकल एक्सिस से हिंज होगा, तो उस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट रॉड का जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह एंगुलर मोमेंटम कंजर्व्ड होगा। क्लियर है, यह कॉमन होगा, यह हमेशा ध्यान में रखना है। उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ओके, तो अभी हम लोगों ने यह देखा कि जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कॉलिजन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। क्लियर है, क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने जस्ट देखा कि ड्यूरिंग द कॉलिजन एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम में कौन कौन सा चीज है, पार्टिकल है और यह रॉड है, वह क्या है, जीरो है। यानी कि एल वेक्टर जो है वह क्या है, कांस्टेंट है। यानी कि एल वेक्टर जो होगा, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जो होगा वही क्या हो जाएगा, फाइनल एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होगा। कब, जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। क्लियर है, ठीक। तो यह हमने जस्ट बिफोर का सिचुएशन बनाया। क्लियर है, इसमें हमने पार्टिकल को रॉड से टकराते हुए दिखाया, जस्ट टकराते हुए दिखाया है। देखिए पार्टिकल के पास स्पीड कितना है, यू है, लेंथ के इस रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर है। क्लियर है, और यह मेरा कौन सा सिचुएशन है, जस्ट आफ्टर द कॉलिजन। जस्ट आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, यह पार्टिकल इस रॉड के इस इंड से अटैच हो जाएगा। क्लियर है, और यह रॉड इस जेड एक्सिस के अबाउट किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट करना चालू कर देगा। क्लियर है, ठीक। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस ओमेगा का वैल्यू कैलकुलेट करना है। क्लियर है, ठीक। तो हम लोग कौन सा सिचुएशन लेंगे, इस सिचुएशन को लेंगे, यानी कि इनिशियल जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे, जस्ट आफ्टर द कॉलिजन एंगुलर मोमेंटम निकाल लेंगे। एंगुलर मोमेंटम क्या है, यहाँ पे कंजर्व्ड है, यानी कि इक्वेट कर देंगे। क्लियर है, ठीक। तो आइए हम लोग जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं, यानी कि एल आई वेक्टर निकाल लेते हैं। क्लियर है, ठीक। सिस्टम में हमारे पास क्या है, एक रॉड है और यह पार्टिकल है। तो इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को यदि हम लोग एल आर वेक्टर लिखे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल आर वेक्टर प्लस इस पार्टिकल का इस एक्सिस के अबाउट, इस जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को यदि हम लोग एलपी वेक्टर लिखे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्लस एलपी वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है, तो इस पार्टिकल का इस जेड एक्सिस के अबाउट जो एंगुलर मोमेंटम होगा वह क्या हो जाएगा, पार्टिकल का इस जेड एक्सिस से पोजिशन वेक्टर यानी कि आर वेक्टर क्रॉस पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम। यही ना हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, आर क्रॉस पी जानते हैं। क्लियर है, ठीक। तो इस जेड एक्सिस से इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर होगा वह यह वेक्टर होगा, और यह वेक्टर होगा कितना, एल आई कैप इक्वल होगा, क्योंकि यह जो पोजीशन वेक्टर हमने यहाँ पे ये दर्शाया, यह पोजीशन वेक्टर किस एक्सिस के लॉन्ग दर्शाया है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग दर्शाया है। क्लियर है, तो आर वेक्टर हमारे पास क्या लिखा जाएगा, एल आई कैप लिखा जाएगा। क्लियर है, इनिशियली इस जेड एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी है वह जीरो है, तो आई इंटू जीरो क्या मिल गया, हमें जीरो मिल गया, प्लस आर वेक्टर की जगह पे क्या लिख सकते हैं, आर वेक्टर जो मेरा यह है, यह जो आर वेक्टर है, यह आर वेक्टर हमें क्या मिल जाएगा, एल इंटू आई कैप मिल जाएगा। क्लियर है, क्यों, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक यह रॉड का लेंथ क्या है, एल दिया गया है, तो एल आई कैप मिल जाएगा। क्लियर है, ठीक। तो आर वेक्टर की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, एल आई कैप लिख देंगे, क्रॉस पी वेक्टर क्या होता है, इस पार्टिकल का मास, पार्टिकल का मास क्या दिया गया, 2m दिया गया, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कैपिटल M इंटू पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वह वेलोसिटी किस एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो हम लोग क्या, मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी की जगह क्या लिख देंगे, यू जे कैप लिख देंगे। क्लियर है, इसको बस सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट टर्म को आपस में गुना कर देते हैं, तो हमें क्या 2mu इंटू एल मिल जाएगा, 2mu मिलेगा, आई क्रॉस जे मिल जाएगा अंदर, आई वेक्टर आई कैप क्रॉस जे कैप मिल जाएगा। आई क्रॉस जे क्या होता है, के होता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, 2mul के कैप लिख देंगे। क्लियर है, ठीक। यानी कि इस जेड एक्सिस के अबाउट इस रॉड और इस पार्टिकल का यह जो सिस्टम है जस्ट बिफोर द कॉलिजन, उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा इस सिस्टम का वह कितना होगा, 2mul के कैप होगा। क्लियर है, ठीक। अब हम लोग इस फाइनल सिचुएशन में, इस सिचुएशन में एंगुलर मोमेंटम निकाल लेते हैं सिस्टम का। तो जस्ट आफ्टर द कॉलिजन जो एंगुलर मोमेंटम होता है सिस्टम का, उसे यदि हम लोग क्या बोल दें, उसे हम लोग एल एफ वेक्टर बोल दें, तो एल एफ वेक्टर जो होगा वो हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इस जेड एक्सिस के बाद इस रॉड का एंगुलर मोमेंटम हम लोग निकाल लेते हैं, मान लेते हैं कि वो एल आर वेक्टर है, हम लोग क्या लिख देंगे, एल आर वेक्टर प्लस इस पार्टिकल का इस जेड एक्सिस के अबाउट एंगुलर मोमेंटम को एलपी वेक्टर बोल दे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एलपी वेक्टर लिख सकते हैं। क्लियर है, ठीक। तो इस सिचुएशन में एल आर वेक्टर में क्या मिल जाएगा, तो जैसे ही यह पार्टिकल
इस इंड से टकरा जा रहा है, क्लियर है, और इस रॉड के साथ चिपक जा रहा है, तो इस इंस्टेंट पे इस रॉड का जो एंगुलर वेलोसिटी माना है वो हमने कितना माना है, ओमेगा माना है, क्लियर है। तो इस रॉड का इस एक्सिस के अबाउट, इस जेड एक्सिस के अबाउट जो ये एंगुलर मोमेंटम होगा वह कितना होगा, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि आई जेड लिख देते हैं, इंटू क्या लिख देंगे, ओमेगा लिख देंगे, क्लियर है। ओमेगा हमने किस सेंस में माना है, देखो इधर किस सेंस में है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है, और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में हम लोग क्या लिखते हैं, के कैप लिखते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस को हम लोग क्या लिखते हैं, के कैप लिखते हैं, क्या लिख देंगे, के कैप प्लस एलपी वेक्टर निकाल लेते हैं। तो यह पार्टिकल अब इस रॉड के साथ रोटेट करेगा, और इस पार्टिकल का जो वेलोसिटी होगा यहाँ पे, वह वेलोसिटी क्या होगा, टेंजेंट के लॉन्ग होगा, और वह होगा कितना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का यह जो लेंथ है, यह जो लेंथ होगा, यह लेंथ कितना दिया गया है, एल दिया गया है, तो एल इंटू ओमेगा की इक्वल होगा, क्लियर है। और यह किसके पैरेलल होगा, इस वाई एक्सिस के पैरेलल होगा, क्लियर है, ठीक। तो पार्टिकल का जो एंगुलर मोमेंटम हम लिखेंगे इस जेड एक्सिस के अबाउट, वो कितना लिखेंगे, इस पार्टिकल का इस जेड एक्सिस से जो पोजीशन वेक्टर है वह यह वेक्टर है, और यह वेक्टर होगा कितना, एल आई कैप होगा, क्लियर है। तो हम लोग क्या लिख देंगे, एल आई कैप लिख देंगे, क्रॉस क्या होगा, इस पार्टिकल का मोमेंटम कितना होता है, पार्टिकल का मास क्या दिया गया, 2m इंटू वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किस एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, 2m इंटू एल ओमेगा जे कैप हो जाएगा। तो मोमेंटम क्या लिख देंगे हम लोग, 2m इंटू एल ओमेगा जे कैप लिख देंगे, क्लियर है। बस इसको सॉल्व करेंगे तो आई जेड कितना हमें मिलेगा, इस जेड एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह क्या होगा, क्योंकि यह जो जेड एक्सिस है, यह जेड एक्सिस इस रॉड के इंड से होकर गुजर रहा है और रॉड के लेंथ पर परपेंडिकुलर है, तो इस जेड एक्सिस के अबाउट इस रॉड का जो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वह क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, इंटू क्या लिख देंगे, ओमेगा लिख देंगे, के कैप प्लस यहां से हम लोग क्या लिख देंगे, कांस्टेंट को आपस में गुना कर देते, एल 2m एल ओमेगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 2m एल ओमेगा 2m एल स्क्वायर ओमेगा मिल जाएगा, क्लियर है। और अंदर क्या मिल जाएगा, बचेगा हमारे पास क्या, आई कैप क्रॉस जे कैप बचेगा, तो क्या लिख देंगे, आई कैप क्रॉस जे कैप लिख देंगे, क्लियर है, ठीक। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एम एल स्क्वायर अपॉन 3 ओमेगा के कैप प्लस यह हमें मिल गया 2m एल स्क्वायर ओमेगा आई क्रॉस के, क्या आई क्रॉस जे क्या होता है, के कैप होता है, तो हम लोग क्या लिख देंगे यहाँ पे, के कैप लिख देंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3 दूनी 6 एक 7 एम एल स्क्वायर ओमेगा अपॉन 3 के कैप मिल जाएगा, क्लियर है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोगों ने जस्ट आफ्टर द कोलिजन हमने एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया, वो हमें कितना मिल गया, इतना मिल गया, और जस्ट बिफोर द कोलिजन हमने एंगुलर मोमेंटम निकाल लिया, वो हमें कितना मिल गया, इतना मिल गया, क्लियर है, ठीक। और जस्ट बिफोर द कोलिजन और जस्ट आफ्टर द कोलिजन एंगुलर मोमेंटम क्या है, यहाँ पे कंजर्व्ड है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल आई वेक्टर हमारे पास कितना है, इतना है, क्लियर, और एल एफ वेक्टर हमारे पास कितना है, इतना है, और हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि एल आई वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही क्या है, एल एफ वेक्टर का भी डायरेक्शन है, तो जब डायरेक्शन सेम होता है तो हम लोग सीधे क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड को आपस में इक्वेट कर देते हैं, क्लियर है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एल आई बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, एल एफ लिख देंगे, क्लियर है। तो इस एल आई की जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, 2MUL लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2MUL लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एल एफ की जगह पे हम लोग कितना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 7ML स्क्वायर ओमेगा अपॉन 3 लिख सकते हैं, क्लियर है। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, l से यह स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, 6U बराबर 7L ओमेगा मिल जाएगा। तो ओमेगा हमें कैलकुलेट करना था, तो ओमेगा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, 6U अपॉन 7L मिल जाएगा, क्लियर है। तो जस्ट आफ्टर द कोलिजन यह जो सिस्टम होगा, यह सिस्टम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितने एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना चालू कर देगा, इतना एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करना चालू कर देगा, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, क्लियर है, ठीक। तो